तरह से किन्नर व्यक्ति कह रहे हैं कि क्यों सरकार को देखना है कि पेटीकोट में क्या है या टांगों के बीच में क्या है, हमारे बदन में इतनी दिलचस्पी दैट द गवर्नमेंट शुड लीव अस अलोन। क्योंकि जब भी उन्होंने हमारे लिए कुछ करने की बात कही है, उन्होंने जो है हमारा नुकसान ही किया। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति आज अगर जी रहे हैं समाज में तो अपने बलबूते पे, उनके अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो, और ये जो कम्युनिटी एक दूसरे का साथ दे। अदरवाइज गवर्नमेंट हैज डन नथिंग फॉर अस। तो अगर आज एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हमारे ही अस्पताल में अगर जाते हैं तो क्या उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाएगा? इसका जवाब शायद ये कि रिस्पेक्ट देने की कोशिश की जाएगी। Hello and welcome. You're watching The Edge. I'm Nandini. Today we have with us a very special guest, Dr. Aqsa Sheikh, one of India's openly transgender doctors. She's a professor of community medicine at Jamia Hamdard, a public health expert and a transgender activist. Thank you so much, ma'am, for joining us in this conversation. To start with, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है कि ट्रांसजेंडर का असली मतलब क्या है. What is the Right. real definition of transgender? So if you could explain it to our viewers, the exact and the real definition of who a transgender is. मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें, बिकॉज डेफिनेशन इटसेल्फ इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल एट द मोमेंट। बट जो सही डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर व्यक्ति की इज़ दैट दे आर अ पर्सन जिनको एक बचपन में जो सेक्स असाइन किया गया है और उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है जेंडर की, ये मैच नहीं हो रही, ये अलग है, तो उनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। जिनकी मैच हो जाती है उनको हम सिसजेंडर कहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द बायोलॉजिकल ऑर्गन्स और एनीथिंग। आपको जो सेक्स असाइन किया गया और आपकी जेंडर आइडेंटिटी ये मैच नहीं है, देन यू आर अ ट्रांसजेंडर पर्सन। तो आप जब छोटी थी, when did you realize कि आपकी जो आइडेंटिटी है that's different from other genders? I think it must have been at the age of around 3 to 4 years when you try to make sense of the world around you. तो उस वक्त क्योंकि हम दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो मैं अक्सर लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करती थी। आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स बट आई डिडंट यूज टू गो आउट टू प्ले विद देम। और उस वक्त एक ये ईज़ या अनईज़ वाली जो फीलिंग होती है कि हमें किसके साथ अच्छा लग रहा है, किसके साथ नहीं अच्छा लग रहा है, किस टाइप के गेम्स में अच्छा लग रहा है, तो ये जो एक थोड़ी थोड़ी समझ जो है वो लगभग 3 से 4 साल की उम्र में आई। तो तब मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास था कि नहीं, ये जिस तरह से मुझे एक लड़के के तौर पे पाला जा रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट। उस वक्त मेरे पास शब्द नहीं थे या कोई टर्म नहीं था बोलने के लिए, ना मैंने किसी से शायद इसकी बात की। लेकिन एक बच्चे की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ बयान कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड एट ईज व्हेन आई वाज विद द गर्ल्स एंड आई वुड बी वेरी डिस्ट्रेस्ड एंड स्टिफ व्हेन आई वाज विद द बॉयज। तो वो एक समझ जो है वो 3-4 साल की उम्र से आने लग जाती। उसके बाद में जब 10-12 साल की उम्र थी तब ये तो बहुत क्लियर था कि आई एम नॉट लाइक द अदर बॉयज़। आई वाज आल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड टू द बॉयज़ एट दैट एज। तो एक और कन्फ्यूजन था कि एम आई अ गे पर्सन, मतलब क्या हूँ मैं, कौन हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा था। बट आई वुड से फाइनली इट वाज एट द एज ऑफ अराउंड 20 ईयर्स जब मुझे अपनी पहचान कंफर्म पता लगी या समझ में आई। और इसमें जो मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की अपनी पहचान से रूबरू होने में। फैमिली एक्सेप्टेंस भी ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आपके जर्नी में आपकी फैमिली ने किस तरह का रोल प्ले किया? आई हैड अ वेरी लविंग फैमिली, ऑल्सो अ वेरी केयरिंग फैमिली। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि आई वॉज माई सेल्फ अंडर सो मच ऑफ कन्फ्यूजन कि मैं हूँ कौन। क्योंकि हमारे को ये वोकेबलरी नहीं थी। आई एम 43 ईयर ओल्ड। तो शायद आज के अगर जेंजी बच्चे हैं तो उनके पास ये शब्द हैं LGBTQI, ट्रांसजेंडर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन उस वक्त हमें जो पता था वो ये था कि गे लोग होते हैं, हिजड़ा और किन्नर समाज होता है, हम मूवीज़ में देखते थे और मैं उनसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी। तो मैं किसी को क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। और आप एक चीज़ ये भी नोट करते हो कि
एक्सेप्टेंस नहीं है। हम देखते हैं कि मीडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है उन लोगों का, है ना, उनको ये नाम पुकारे जा रहे हैं। वो नाम मुझे भी बचपन में पुकारे गए बिकॉज आई हैड अ गर्लिश काइंड ऑफ बिहेवियर जो उस वक्त नहीं उनको सूटेबल लगता। सो आई एक्चुअली नेवर स्पोक टू माई फैमिली ड्यूरिंग दैट टाइम। मैंने फर्स्ट टाइम जब उनको बोला उस वक्त 20 साल की उम्र थी। एंड उनके लिए एक बहुत ये था कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, यू नो, कि ये कुछ नहीं, ऐसे लगता है किसी किसी को, शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा या वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सो एक कहीं ना कहीं हम डिनाइल वाला एक रिएक्शन था। एंगर भी था बाद में, फिर ये भी था कि हमने ऐसे क्या कर दिया कि हमें ऐसा बच्चा हो गया। तो बहुत सारे ग्रीफ वाले जो फेजेस होते हैं ना उनसे वो गुजरे हैं। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू एक्सेप्ट। आई वुड से ऑलमोस्ट 2 डिकेड लग गए उन्हें उस एक्सेप्टेंस को लाने में। बट नाउ माई मदर इज स्टेइंग विथ मी एंड दे आर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ मी। एंड बट यस आई मीन मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी हेल्प एक ट्रांसजेंडर इंसान को चाहिए टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स, उतनी ही हेल्प पेरेंट्स को और फैमिलीज को भी चाहिए टू एक्सेप्ट द ट्रांसजेंडर चाइल्ड। ओके। क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, आप एक ट्रांसजेंडर भी है, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें अगर कभी भी कोई ट्रांसजेंडर आता है तो क्या उन्हें वो रिस्पेक्ट फ़ील करवाई जाती है? क्या उन्हें वो जो हम बोलते हैं कि एक इंक्लूसिव नेचर रखें हम, क्या उन्हें वो फ़ील करवाया जाता है? देखिए, अगर हम 2026 की बात करें जहाँ पे हमें उम्मीद है कि चीज़ें इम्प्रूव हो गई होंगी, तो अगर आज एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हमारे ही अस्पताल में अगर जाते हैं तो क्या उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाएगा? इसका जवाब शायद ये कि रिस्पेक्ट देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नहीं पता कि उनके साथ बिहेव कैसे करें, कि उनका नाम कैसे पूछें, उनका सेक्स कैसे पूछें, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे हो, उनको कौन से वार्ड में रखा जाए। तो कई बार एक तो ये है कि हमें पता ही नहीं होता या हमें सिखाया नहीं गया एज डॉक्टर्स इन द मेडिकल करिकुलम कि कोई भी LGBTQI समुदाय का व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो आपको उसके साथ कैसे पेश आना है। ना ये नर्सिंग करिकुलम में सिखाया जा रहा है ना डॉक्टरी में सिखाया जा रहा है। हिदायतें दी जा रही है कि सिखाओ या बताओ, लेकिन इन रियलिटी वो चीज़ें नहीं हो रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जब एक ट्रांसजेंडर इंसान अस्पताल में जाता है तो बड़ी क्यूरियोसिटी की नज़र से उनको देखा जाता है ना, सब उनको देख रहे होते हैं इधर उधर। वो एक आपको बहुत ही अनईज वाली फीलिंग दे देता है। उसके बाद में जब आप जाते हो देखते हैं कि पूरे सिस्टम में मेल फीमेल हर जगह पे हैं, तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं रखी गई है। और फिर जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको इस चीज़ के बारे में पढ़ाया नहीं गया है। तो बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे हर लेवल पे कि इनविजिबिलिटी है, हमारे लिए स्पेस ही नहीं क्रिएट की गई या ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उसके अलावा क्योंकि हम सब एक देखिए समाज से ही आते हैं, जो डॉक्टर नर्स हैं वो भी उसी समाज से आ रहे हैं जिसमें अभी भी ट्रांसजेंडर लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो यहाँ आके कोई सडनली चेंज तो नहीं हो जाते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन या क्यूरियोसिटी या इग्नोरेंस जो है वो यहाँ भी ट्रांसलेट होता है। तो बड़ा मुश्किल है, इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च भी किया हुआ है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जब हेल्थ केयर सिस्टम में पहले तो आते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम नहीं यहाँ पे आ सकते, हमारा इलाज नहीं हो सकता, हमारा मजाक उड़ेगा। तो वो अनलाइसेंस्ड जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास जा रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं या बहुत इमरजेंसी में ही पहुंचेंगे, रात को एकदम देर से जाएंगे ताकि कम भीड़ हो। तो इस तरह का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म से वो गुजर रहे थे। अगर पहुंच भी जाते हैं तो कुछ लोगों के तो अच्छे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस अब भी नहीं है। जब आप मेडिकल प्रोफेशन में आई थी तो आपके कलीग्स या आपके पेशेंट्स इनिशियली कैसा रिएक्ट किए थे आपको इस प्रोफेशन में देख के? देखिए, मेरा जो ट्रांजिशन या जेंडर अफर्मेशन था वो मेरे MBBS और MD की पढ़ाई के बाद हुआ। ओके। सो ड्यूरिंग दैट टाइम स्पेशली MBBS की पढ़ाई के वक्त और MD की पढ़ाई के वक्त आई वॉज प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज अ मैन टू देम। तो बट अ मैन हु वॉज फेमिनिन। ओके। तो हमारे समाज में जिस तरह से फेमिनिन जेस्चर वाले लोगों का मजाक उड़ाया जाता है वो चीज़ें होती रहीं। बट व्हेन आई वाज ट्रांजिशनिंग, जो कि 2017 के आसपास की बात है, और उस वक्त 2 साल तक का ऐसे फेज रहा कि वेर आई वॉज नॉट लुकिंग लाइक अ मैन टिपिकली जिनको हमारी परिभाषा होती है, एंड नॉट लुकिंग लाइक अ टिपिकल वुमन। आई वॉज ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आई वॉज टीचिंग इन द मेडिकल कॉलेज,
और वो एक डेढ़ 2 साल का जो समय था जिसमें आई वुड गो इन द क्लास विथ लॉन्ग हेयर एंड अ बॉडी दैट लुक पार्टली मेल एंड पार्टली फीमेल। वहाँ पे बहुत सारी नज़रें जो होती हैं वो आपसे सवाल पूछ रही होती है बिना कुछ कहे। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट यू नो। एंड आई रिमेंबर कि इवन जब पेशेंट्स देखते थे तो वो पहले सोचते थे ये कौन है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ट्रांसजेंडर लोगों को एज डॉक्टर देखने की, हमें आदत है उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पे ही देखने की। तो वो एक क्यूरियोसिटी वाला लेंस हमेशा आता था। तब मैंने ये डिसाइड किया कि पहले मैं इस मुद्दे पे बात कर लूँ, चाहे क्लास हो तो मैं पहले 10 मिनट इस पे बात करती थी कि मैं कौन हूँ या मैं ऐसे क्यों दिख रही हूँ। आई वॉज लाइक लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, ताकि आपका भी मन शांत हो जाए, मेरा भी मन शांत हो जाए, फिर हम पढ़ाई पे फोकस कर सकें। उसी तरह महिलाएं, क्योंकि अक्सर आती हैं, हमारी पेशेंट ज़्यादा होती हैं, बच्चों को भी टीकाकरण के लिए वो आती हैं, तो आई वुड टॉक टू देम ऑन दिस कि मेरी झिझक होगी तो वो भी झिझकेंगे। तो आई वाज लाइक आई विल टॉक, आई विल टेल कि हु आई एम, व्हाट आई एम फीलिंग, एंड देन यू विल रियलाइज कि हाउ फ्रेंडली दे बिकम। तो कहीं ना कहीं वो है कि हम बात करेंगे तो अपने आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कम होता चला जाएगा। But medical is a very demanding field. What Indeed. motivated you to join this? I think it was my mother's health condition when I was growing up. She used to be very ill all the time. In fact, I thought that I lose my mother in my early age, और हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर है नहीं। और जो मेरा डेड नेम है वो जाकिर हुसैन था, तो हमेशा वो डॉक्टर जाकिर हुसैन बचपन से ही बोला जाने लगा। एंड हिंदुस्तान में होता है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही बना दिया जाता है। आई वॉज अ स्टेट मेरिट रैंक होल्डर, तो मेरे लिए डिसाइड हो गया कि आपको डॉक्टर ही बनना है। सो दैट्स हाउ आई एंटर्ड द फील्ड। बट हाँ, जितनी एक्सपेक्टेशन के साथ मुझे लगा था मैं इस फील्ड में आ रही हूँ कि बहुत अच्छी और प्रोग्रेसिव फील्ड होगी, वो वैसा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा। काफ़ी कंजर्वेटिव किस्म के लोग होते हैं मेडिकल फील्ड में, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेंज नाउ। कुछ दिन पहले मैं प्रोटेस्ट कवर करने गई थी ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026। अब तो ये पास हो चुका है, एक एक्ट बन चुका है। तो जब मैं ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल से वहाँ बात कर रही थी तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो था मेडिकल बोर्ड वेरिफिकेशन। क्योंकि आप खुद एक ट्रांसजेंडर भी है और आपका बैकग्राउंड भी मेडिकल का रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या सच में किसी जेंडर को, किसी आइडेंटिटी को एक मेडिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत है? क्या ये सही अप्रोच है? देखिए, हमें एक चीज़ समझनी होगी कि एक तो होता है किसी चीज़ का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव और दूसरा होता है उसका सोशल एस्पेक्ट। जब हम ट्रांसजेंडर लोग की बात कर रहे हैं, ये बायोलॉजिकल इशू है ही नहीं, है ना। इट इज़ नॉट कि आपके सेक्स ऑर्गन से आपको ट्रांसजेंडर घोषित किया जा सकता है। ये एक आइडेंटिटी इशू है, और ये भी नहीं कि कोई चुन रहा है, बिकॉज इट इज़ साइकोलॉजिकली कि आपका ब्रेन इज़ वायर्ड लाइक दैट, तो यू कांट चेंज इट ऑल्सो। मैं नहीं कि कल उठ के मैं लड़का हो जाऊँ, लेकिन इसके लिए कोई आप ब्लड टेस्ट करके, कोई सीटी स्कैन करके या कोई परस्पेक्युलम एग्जामिनेशन करके नहीं देख सकते। तो जब वो हो नहीं सकता तो उसके लिए ये कहना कि ये चीज़ करके हम ये पता लगाएंगे, ये नहीं हो सकता। जैसे कि अगर किसी को कोई कह रहा है दलित हूँ मैं और मुझे इस चीज़ का आप सर्टिफिकेट दो, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फिर हम आपको दलित घोषित करेंगे। वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सेम चीज़ है। प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने इंटरसेक्स व्यक्तियों को भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ जोड़ दिया इसकी परिभाषा में ट्रांसजेंडर की। इंटरसेक्स व्यक्तियों को आप मेडिकल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नहीं लगा सकते। तो वो तरीका जो वहाँ यूज़ होता है वो आप यहाँ यूज़ करेंगे, दैट एक्चुअली डजंट वर्क। दूसरी चीज़ ये है कि इसे इंटरसेक्स लोगों में भी नहीं यूज़ होना चाहिए, है ना। टेक्निकली यूज़ हो सकता है, साइंटिफिकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान की सोशल कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ मेडिकल बोर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे डिसेबिलिटी के लिए। मेडिकल अबॉर्शन में भी मेडिकल बोर्ड्स हैं, यूथनेसिया के लिए भी मेडिकल बोर्ड्स हैं। और जहाँ जहाँ ये मेडिकल बोर्ड्स हैं, हम देखते हैं कि कितना ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप होता है, कितना करप्शन होता है, कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। और शायद जो कुछ प्रिविलेज लोग हैं वो इस मेडिकल बोर्ड को पार कर पाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि किन्नरों की, ट्रांसजेंडर लोगों की क्या अवस्था है। वो किसी जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बोर्ड से ये सब करवा पाएँ, ये इसकी कल्पना करना ही बड़ी मुश्किल है।
सो ये एक आपने कानून जो बना दिया बिना किसी को पूछे, उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना मुश्किल है कि इवन इफ इट इज़ टेक्निकली करेक्ट, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड द ह्यूमिलिएशन दैट विल हैपन। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी सुना कि किस तरह से किन्नर व्यक्ति कह रहे हैं कि क्यों सरकार को देखना है कि पेटीकोट में क्या है या टांगों के बीच में क्या है, हमारे बदन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो एक बहुत ही इनडिग्निफाइड और इनह्यूमेन जो है ये प्रोविजन डाला गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, जैसे कुछ लोग ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें कुछ जो फ़ायदे मिलते हैं, वो फ़ायदे वो खुद ले पाए, इस वजह से वो उस गेटअप पे आ जाते हैं, अपनी कुछ सर्जरी भी करवा लेते हैं, सो दैट दे कैन गेट दोज बेनिफिट्स। डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन इसका फालतू यूज़ कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, तो ये भी एक वजह है कि गवर्नमेंट ये बिल ला रही है। ये जो नरेटिव बिल्डअप गवर्नमेंट ने और मिनिस्टर्स ने करने की कोशिश की है कि हम बहुत सारे फ़ायदे दे रहे हैं। ये बात हमारे गृह मंत्री ने भी कही, ये बात हमारे सामाजिक न्याय मंत्री ने भी कही कि बहुत सारे फ़ायदे दिए जा रहे हैं और वो फ़ायदे असली ट्रांसजेंडर्स को पहुँचे, इसके लिए उसे शीर-नीर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये नरेटिव इसलिए गलत है क्योंकि नंबर 1, ये कहना कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये गलत है। अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट ने कितने पैसे खर्च किए, और इसके बारे में राज्यसभा में भी चर्चा में बताया गया कि लेस देन 1%, 2%, 3% ऐसे जो हैं हर साल वो बजट खर्च हो रहा है, जो कि लगभग फ्यू करोड़। मतलब अगर आप उसे पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति देखें तो शायद वो 100-200 रुपये भी ना आए। तो ये कोई इंसेंटिव, लाइक मैं अगर पूछूं कि मुझे क्या मिला ट्रांसजेंडर बन के, मुझे तो सरकार से 1 रुपया नहीं मिला। या आप जाके किसी ट्रैफिक सिग्नल पे जो भीख मांग रहे हैं उनसे पूछें कि उनको क्या मिला, उनको कुछ नहीं मिला। तो पहले ये नैरेटिव क्रिएट करना कि बहुत सारे फायदे गलत है, क्योंकि देयर इज नो रिजर्वेशन ऑल्सो इन जॉब और एजुकेशन, ना कोई पेंशन दी जाती है। दूसरी चीज़ ये कहना कि अगर ये दी जाए तो इसके लिए लोग अपना जेंडर चेंज करा देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सुनने में या मूवीज़ में या कहानियों में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी में नहीं है। क्या ये कहना होगा गलत कि कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल पे जो हैं वो साड़ी पहन रहे हैं लेकिन वो असली ट्रांसजेंडर नहीं है? शायद 1000 में एक आध कोई होगा भी, वी डोंट नो, लोग कहते हैं ऐसे। लेकिन उसके लिए आप हर एक को कहें कि आप कपड़े उतार के दिखाएं, तो ये एक बहुत ही गलत जो है वो मैसेज सरकार दे रही है कि एक ऑलरेडी इतना प्रताड़ित जो समाज है उसको आप और प्रताड़ित करो, और ये नैरेटिव क्रिएट करना कि हमें फ़ायदे सही लोगों पहुंचे। देखिए, अगर ये चीज़ होती ना तो ट्रांसजेंडर लोग खुद कहते हैं कि आप चेक कराओ कि कौन असली है कौन नकली, ताकि मैं असली हूँ तो मुझे मिले, जो नकली हो उनको ना मिले। लेकिन आप देखें सारे ट्रांसजेंडर लोग खुद इसके अगेंस्ट क्यों हैं, अगर आप उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार को ट्रांसजेंडर जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ लानी चाहिए? इस पे तो मेरा ये जवाब है कि सरकार हमारे को अकेले छोड़ दे। आई सीरियसली मीन दिस, दैट द गवर्नमेंट शुड लीव अस अलोन। क्योंकि जब भी उन्होंने हमारे लिए कुछ करने की बात कही है, उन्होंने जो है हमारा नुकसान ही किया। और ये चीज़ हम 2019 में भी कह रहे थे। 2019 में भी जब कानून आया तब ट्रांसजेंडर समुदाय इसका प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसने जो नालसा ने हमें हक दिए उसमें से काफ़ी सारे हक ले लिए थे। ये जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं, आप देखें कि 2019 के कानून में भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं था। यानी कि अगर मैं एक पुरुष के शरीर में पैदा हुई और मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ एज अ वुमन, तो ये अधिकार मुझे नहीं था कि मैं सेल्फ आइडेंटिफाई करूँ और मुझे फीमेल आईडी कार्ड मिल जाए। मुझे ट्रांसजेंडर का आईडी कार्ड आप दे रहे हो। अब वहाँ से फीमेल की जो जर्नी थी उसके लिए आप कह रहे हो सर्जरी कराएं, जो कि नालसा के कानून में नहीं था। तो 2019 में सरकार ने कहा कि सर्जरी करके ही आप ट्रांसजेंडर से ये बन सकते हो। 2026 में उन्होंने और जो है हमारी अधिकार छीन लिया। तो मुझे कई बार लगता है कि सरकार को शायद हमारी लाइफ से दूरी रहे तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो हमारा कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो वह बुरा भी ना करें। एक अच्छी सरकार से हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो हमें आइडेंटिटी दे, हमें एक इक्वल अवसर प्रदान करें एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ में। बट जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, मुझे तो लगता है हमें अकेला छोड़ देना बेहतर है।
आपको नहीं लगता, मतलब यूजुअली सब जितने भी मेरी ट्रांसजेंडर लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि वो स्कूल में बुली किए जाते हैं, उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, कॉलेज तक भी वो पहुंच नहीं पाते। अगर वो ऑफिस या जॉब के लिए जाते भी हैं तो क्योंकि वो ट्रांसजेंडर होते हैं, ये देखकर ही उन्हें हटा दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इसके बेसिस पे सरकार को कुछ स्कीम्स लानी चाहिए रिगार्डिंग एजुकेशन या जॉब रिलेटेड? देखिए सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक स्कीम है स्माइल नाम से ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, जो अभी भी चल रही है। और इस स्कीम के तहत वो स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं ट्रांसजेंडर बच्चों को 9वीं क्लास से पीएचडी के लेवल तक। इसकी स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो लगभग 1,000-1,200 रुपये। अब आप मुझे बताइए कि ये मतलब ये चैरिटी भी नहीं बोल सकते इसको हम। तो ये कहना कि इतना ले लो और हम बाकी कुछ नहीं करेंगे। आप किसी भी हिंदुस्तान के कॉलेज में चले जाएं, सरकारी कॉलेज में चले जाएं, कहाँ पे आपको ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए हॉस्टल मिलते हैं, ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए वॉशरूम है, या ट्रांसजेंडर का इवन कॉलम बना दिया हो। सिर्फ नोटिस इशू करने से तो नहीं होता। और ये सरकार का खुद का 2020 में जो ट्रांसजेंडर रूल्स आए उसमें उन्होंने कहा था कि सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में हम ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स बनाएंगे, सभी सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर वार्ड बनाएंगे विद इन 2 years। 2022 तक सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना था प्रोविजन। आज हम 2026 में और कुछ नहीं हुआ है। तो एक तो ये है कि हम कानून बना दें या ये रूल बना दें और नोटिस इशू कर दें, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति आज अगर जी रहे हैं समाज में तो अपने बलबूते पे, उनके अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो, और ये जो कम्युनिटी एक दूसरे का साथ दे रही है। अदरवाइज गवर्नमेंट हैज डन नथिंग फॉर अस। सोसाइटी में जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर को लेके उनके कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। आपको क्या लगता है, क्या है वो मिसकंसेप्शंस? देखिए, जब हम ट्रांसजेंडर लोगों की बात करते हैं ना, तो हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये और पूरे साउथ एशिया में प्रेवलेंट है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, किन्नर हिजड़ा समुदाय काफ़ी समय से कल्चरल एंटिटी का पार्ट रहा है। और एक कंसेप्शन है कि भाई ये जो है इनके पास पावर ऑफ ब्लेसिंग है, तो आप इनकी बद्दुआ मत लीजिए, आप इनकी दुआ लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, उसके लिए इनको पैसे दे दीजिए, घर में कुछ अच्छा हो रहा है, खुशी का मौका है, तब इनको बुलाइए। लेकिन हमने इनको बाकी कामों में एंट्री नहीं दी। हमने ये कहा कि आप ये कर सकते हो, बधाई कर सकते हो, सेक्स वर्क कर सकते हैं। जब सेक्स वर्क करते हैं अकेले थोड़ी करते हैं, क्लाइंट होता है तभी तो करते हैं। तो लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज क्लाइंट, एज सेक्स वर्कर, तो वो काम हम आपसे करा सकते हैं। लेकिन आप स्कूल में नहीं जा सकते, आप टीचर नहीं बन सकते। हमारे पास जैन कौशिक का केस है कि एज ए टीचर उनको कई जगहों पे प्रॉब्लम फेस हुई। आपको हम डॉक्टर नर्स के रूप में नहीं देख सकते। तो हम लोगों को ये कहें कि इस समाज ने कई दशकों से, सदियों से ट्रांसजेंडर को कि ये आपकी जगह है, आप इधर तक हो तब हम आपको मान्यता देते हैं, लेकिन बाकी जगह पे आप नहीं आ सकते। सो नेचुरली वो एक नरेटिव बन गया है अभी। दूसरा नरेटिव ये बन गया है, जो कि जिसके लिए मुझे लगता है बहुत हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रही है, कि ये कहना कि जो ट्रांसजेंडर समाज है वो बच्चे किडनैप कर लेता है, वो क्रिमिनल हैं, क्योंकि उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में डाल दिया गया था, है ना। एक यूनक जो टर्म वो यूज़ करते थे, उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता जस्ट फॉर वेयरिंग साड़ी। तो ये एक वहाँ से आ गया। फिर हमारी फिल्मों ने उसको और बढ़ावा दे दिया कि ये जो है बच्चे किडनैप करके अपनी गैंग में बढ़ा देते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। ट्रस्ट में जितनी बच्चों को, और व्हेन आई से बच्चे, नॉट नेसेसरली बहुत छोटे, लेकिन अडोलेसेंट्स को जो ट्रांसजेंडर समाज ने बचाया है, जितने लोगों की जान बचाई है, बाय जस्ट एक्सेप्टिंग देम, गिविंग देम शेल्टर, फूड, जब उनके खुद पेरेंट्स ने उनको निकाल दिया घर से, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर्स टू द चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है इस देश में, वो बहुत। और उनको ये कहना कि वो बच्चे किडनैप करते हैं, उनका कैस्ट्रेशन करवा देते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, इट्स अ ह्यूज इनजस्टिस दैट वी डू। सो बहुत ज़रूरी है नैरेटिव को चेंज करें, और हम ये भी चेंज करें कि हमारी जगह सिर्फ वहाँ नहीं है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मेरी तरह ऐसे 25-30 ट्रांसजेंडर डॉक्टर और हैं इस देश में। आज हम लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एमएलएज भी बनना चाह रहे हैं, एमपीज बनना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो जब ये होगा एंड हमारी भी विजिबिलिटी बढ़ेगी, तब लोगों को लगेगा नहीं,
ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी बाकी लोगों की तरह सारे उन चीज़ें कर सकते हैं, तो उन्हें भी उन चीज़ का अवसर मिलना चाहिए। All right, I think we are done for this. Thank you so much थैंक for यू। your time and for your insights. That's it. Thank you. Well, that's all for this video. If you really like this video, don't forget to like, share, and subscribe to The Edge with video journalist Ratikant. This is Nandini Joshi for The Edge.